नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। बिहार में उठी जातीय जनगणना की मांग दिल्ली पहुंच चुकी। ये मामला पीएम मोदी तक पहुंच चुका है और इस मसले पर एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से सोमवार की सुबह 11 बजे बिहार के पक्ष विपक्ष के विभिन्न दलों का 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। पीएम मोदी संग बैठक में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित बिहार के भाजपा के मंत्री भी शामिल थे। पीएम मोदी संग बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य में जाति जनगणना पर प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों की बात सुनी। हमने पीएम से इस पर उचित निर्णय लेने का आग्रह भी किया है। बस यही जाति आधारित जनगणना की जो बात चल रही है वही हमारा आज का मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से अशोक पंजाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से कल्प पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे? जातीय जनगणना की जो ये मांग उठी है बिहार और यूपी में तो बहुत सक्रियता से उठी है, अब की बार राष्ट्रवाद या जातिवाद? जातीय जनगणना की जो मांग है वो वाजिब इसलिए है कि 1931 के बाद जातीय जनगणना भारत में हुई नहीं है। अभी आप इसको थोड़ा इसके साथ भी लिंक कर सकते हैं, जो हमारा एनआरसी का जो मुद्दा था 1951 के बाद हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का भी कहीं कोई कैलकुलेशन हुआ नहीं है। अभी एक तरफ हमारे पास सिटीजन का कोई डेफिनेट फिगर नहीं है और सेम वे जातीय जनगणना का भी नहीं है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है जातीय जनगणना, जो हर एक स्टेट में हर एक जाति अपनी लोकल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रेशर दे सकती है जातीय जनगणना के आधार पर। 1951 के बाद देश आजाद हुआ, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एससी और एसटी का आंकड़ा ही फिक्स था, बाकी कोई जाति का आधारित नहीं था। अभी रिसेंटली जो हमारे संसद से जो परमिशन दी गई है कि ओबीसी में कौन सी कैटेगरी को डालना है, कौन सी जाति को लेना है, वो स्टेट डिसाइड करेगा। तो उसके बाद ये मांग ज्यादा उठी है। और बिहार में, यूपी में, झारखंड में ये ऐसे प्रदेश है जहां पर भिन्न भिन्न जातियां पूरे देश की भिन्न भिन्न जातियां वहां रहती है और उनकी बहुत ही मांग रहती है कि हमारी जाति को आपने क्या दिया, पिछड़े को बिछड़े को आपने क्या दिया। तो जातीय जनगणना उसी आधार पे बहुत ही जरूरी तो है। इसीलिए आप देख सकते हो कि बिहार में सभी लोग ने मिलके, चाहे तो नेता हो प्रतिपक्ष हो, सबने मिलके ही प्रधानमंत्री से ये मांग की है। अभी 2015 में भी एक कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा था। तो अपना जो सेंसस, जाति आधारित जो सेंसस है, वो लास्ट में जो मंडल कमीशन 1991 में वीपी सिंह की सरकार में हुआ था, उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग और कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं भी ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना होनी जरूरी है। वो सबके लिए इसलिए जरूरी है कि आज मुझे भी पता होना चाहिए मेरी जाति की टोटल संख्या मेरे देश में, मेरे राज्य में क्या है, उससे मैं सरकार के साथ क्या मांग सकता हूँ। मेरा आंकड़ा अगर आता है तो सरकार भी चाहे तो क्या दे सकती है, क्योंकि एक बार जातीय आंकड़ा आएगा उसके बाद हम उसको डिसाइड कर सकेंगे इसमें से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये सब सरकार भी उसके बाद ही डिसाइड कर सकेगी। ये हो गई बात सोशल इंजीनियरिंग की। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर जातीय जनगणना चलती है। अभी इसको पॉलिटिकली अगर थोड़ा लेते हैं तो हमारे देश में हम बोलते हैं कि हम राष्ट्रवाद, विकासवाद, ये बात पे चर्चा करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है और टिकट का बंटवारा होता है तो हर जाति के हिसाब से देखा जाता है कि ये ओबीसी का है, ये ठाकुर से है, ये दलित से है, ये इससे है, ये इससे है। तो इसीलिए लोगों की भी ये डिमांड इसीलिए रहती है क्योंकि हमारा देश वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी लोकशाही में आता है और वो पॉलिटिकल एंगल से ज्यादा मायने रखता है रादर देन अदर, ब्यूरोक्रेसी या और कोई हिसाब से उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। इसीलिए लोगों का डिमांड है और ये होना ही। जी बिल्कुल। कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। बिहार से जो ये जातीय जनगणना की मांग उठी है, पक्ष और विपक्ष के लोग भी दिल्ली पहुंचे थे, पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, क्या लगता है?
जलपा जी, ये जनगणना का जो मुद्दा है वो बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। अगर हम हमारे देश की बात करें, आजादी की पहले की बात करें, तो 1872 में हमारे देश में पहली बार जनगणना हुई थी। और आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। और हम आजादी से पहले का टोटल करें तो इस बार की जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना हमारे देश के लिए होगी। जनगणना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो हमारे देश में कौन से क्षेत्र में कौन सी जातियों के कौन से पॉपुलेशन जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, कम रहते हैं, आजादी के बाद कौन सी जाति की बस्ती बढ़ी है, कम हुई है, इसका जो हमें पूरा चितार है ये जनगणना के आधार पर हमें मिलता है। और जब तक बिहार की बात है तो जो सभी नीतीश कुमार के साथ सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है, तो नीतीश जी ने भी डिबेट में मीटिंग में से बाहर आने के बाद ये बताया कि नरेंद्र भाई ने हमारी बात को नकारा नहीं है, पूरी तरह से हमारी बात को सुना गया है। और मैं भाजपा के प्रतिनिधि होने के नाते देशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय करेंगे वो इस देश के हित के लिए होगा। और जनगणना का निर्णय अभी आखिर में 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद हमारे देश में बड़े पैमाने में जनगणना नहीं हुई है। ये भी जनगणना 2020-21 के बीच में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इसमें भी हम थोड़े लेट चल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी पे हमें विश्वास रखना चाहिए, जो भी निर्णय केंद्र की ओर से आएगा वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी अच्छा होगा और हमारे देश के 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए भी ये निर्णय हित का निर्णय ही आने वाला है। जी अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जाति आधारित जनगणना की मांग उठी है, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, बिहार में जी बहुत पहले से कह रहे थे कि जाति आधारित जनगणना की इजाजत मिलनी चाहिए और जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी उनकी बात को नहीं मान रहे थे और काफी समय से वो जोर दे रहे थे। और आखिर में नीतीश जी ने ये कहा कि मैं अकेला ही नहीं, लेकिन जितने भी सभी राजनीतिक दलों को मैं लेके आऊंगा। और फिर जब बात को नहीं माना और नीतीश जी ने कुछ और जोर जोर से जवाब दिया, तब जाके उन्होंने समय दिया, प्रधानमंत्री ने मिलने का समय दिया। तो प्रधानमंत्री ने जब मिलने का समय दिया तो उनको मिलने जो तेजस्वी जी और सभी लोगों ने कहा कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। अब इसके पीछे का जो लक्ष्यांक है वो हम सब समझ सकते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई होती है, नीति तो है। लेकिन वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि मंडल कमीशन जो था, आखिर में वो जाति आधारित एक कमीशन था जिसको लागू करने का काम वीपी की सरकार जब करने जा रही थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध करके उसकी कमंडल की राजनीति ले आए थे, उसके अंदर धर्म की राजनीति ले आए थे, हिंदू मुसलमान की राजनीति ले आए थे, मंदिर मस्जिद की राजनीति ले आए थे, और वो बात लगभग वहीं पे रुक गई थी। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि हमारा देश दुर्भाग्यवश जातियों में बटा हुआ है और दुर्भाग्यवश आज स्थिति ये है कि जातियां अपने आप सिमट रही है और ज्यादा आक्रामक बनती जा रही है। कोई भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, किसी को नेता बनना है, तो वो जातिगत ही बात करता है कि मैं मेरी जाति का काम करूंगा। देश की और राष्ट्र की बात धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और जातिगत भावनाएं कि जातिगत मांगे कि जातिगत राजनीति वो बलवान बनती जा रही है। और जहां तक राष्ट्रवाद की बात आपने की, तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद के बारे में भी गलत फहमी और गलत ख्याल पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी कर रहे हैं। राष्ट्र का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के कहने के मुताबिक राष्ट्र उसे कहा जाता है कि निश्चित भूभाग में रहने वाले तमाम धर्म, तमाम जातियां, तमाम नस्ल, तमाम भाषा के लोगों का मिलकर जो संस्कृति निर्माण होती है और उसमें उनका सामूहिक हित समाया होता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। और उस सामूहिक हित के अंदर जो काम किया जाए उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को हिंदूवाद के साथ में जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों में गलत फहमी फैलाने की कोशिश करती है कि हिंदूवाद ही राष्ट्रवाद है, लेकिन राष्ट्र के अंदर सिर्फ हिंदू नहीं, तमाम धर्म जितने भी हैं, वो जातियां, नस्ल सब मिलाकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो भारत राष्ट्र का ही मतलब ये है जो आज हम कह सकते हैं कि हमारा देश राष्ट्र है और वो उसको देश की तरफ ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। मैं हमारे नौजवान साथी को सुन रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, बड़ा अच्छा बोले वो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जो भी करेंगे सही करेंगे। तो मैं उनके साथ इसलिए सहमत नहीं हो रहा हूं कि मैंने कल ही अखबारों के अंदर पढ़ा और आज भी पढ़ा, हिंदुस्तान के 6 लाख करोड़ की संपत्ति फिर से बेचने का काम ये प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, और आज पूरा देश बेचने का काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी पे अब जनता भरोसा नहीं रखेगी और नहीं करेगी। को मैं इनको भी ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की उन्होंने बात की थी, 15 लाख रुपए देने की बात की थी, कोई भी वायदा उनका लोगों तक नहीं पहुंचा है। खैर जो कुछ भी है, हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी ने सुना, उनको सुनना पड़ा, पहले सुनना नहीं चाहते थे। अब आगे क्या होगा
ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी सत्य ये है कि हमारा देश दुर्भाग्यवश जातियों में बटा हुआ है, और जातियों में बटे होने के कारण जातियां कितनी है, कहाँ है, कैसी है, अगर वो पता चलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि जब सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, वो नेता वो पक्ष साथ में नजर आता है। जैसे हम ओबीसी बिल की बात कर ले तो तब भी सहमति बनी हुई, चाले भले ही संसद में इस बार कितना भी हंगामा देखने को मिला, शायद इतिहास में पहली बार, पहले कभी नहीं देखे गए वैसे दृश्य भी देखे गए, मतलब वो एक इतिहास ही बन गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जातिगत आधारित जो जनगणना है, जातीय जो जनगणना है, उसमें भी एक सहमति बिहार में तो नजर आई। इसके बाद एक ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं किया गया, कुछ साल पहले भी प्रयास किया गया था कि जातीय आधारित जनगणना हो, लेकिन टेक्निकल किसी रीजन की वजह से वो रिपोर्ट जो था वो बाहर नहीं किया गया। क्या लगता है इस बार भी अगर जैसे कि जातीय आधारित जनगणना भी करते हैं तो रिपोर्ट जो आएगी उसके ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? और कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि एक राज्य में जो जाति अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में शामिल है वो शायद दूसरे राज्य में उस श्रेणी में नहीं आती, और केंद्रीय सूची में भी वो नहीं है। यानी प्रॉब्लम्स काफी सारी है अगर करने भी जाए तो। इस बार जो मांग उठी है 2-3 राज्यों से आई हुई है, सब लोग ने मिलके स्पेशली इसके ऊपर चर्चा की है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मूवमेंट पे बाहर आएगा पहली बार। अभी ये देखिए कि हमारी यहाँ जाति की बात करें, जाति में जो बटा हुआ हमारा देश है, वो जो परसेंटेज दिया गया, हमारे पास सिर्फ 2 ही, मतलब एससी और एसटी के लिए कुछ ना कुछ आंकड़ा है, बाकी किसी का आंकड़ा नहीं है, किसको किस में डालना है, क्या ओबीसी में करना है। अभी वोट बैंक जो है वो वोट बैंक भी जाति आधारित है हमारी। आज हर जगह पर, आज अभी यूपी का इलेक्शन आने वाला है तो हमको पता है कि 18% ब्राह्मीण है, 16% मुस्लिम है, तो जाति आधारित जो वोट बैंक है। इसीलिए अब ये तो हो गई इंडिविजुअल कैटेगरी। आप पहले देखिए तो कांग्रेस की वोट बैंक थी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, मतलब कम से कम 72% जो वोट बैंक थी वो कांग्रेस की वोट बैंक थी, बाकी लिमिटेड थी वो बीजेपी की थी। इसीलिए मुझे लग रहा है शायद कहीं ना कहीं जाति काम नहीं कर रही थी, धर्म काम नहीं, इसीलिए उसको धर्म के उसके ऊपर बंटवारा किया गया था 91-92 में, जब ये मंडल कमीशन की बात चल रही थी। क्योंकि बीजेपी एक हिंदुत्ववादी पार्टी बन के उभर के आई थी और उसके पास वोट बैंक नहीं थी। और ये जो माइनॉरिटी और ओबीसी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्योरली मतलब कांग्रेस कमिटेड वोट बैंक थी। तो कहीं ना कहीं अपना कमिटेड वोट शेयर लेने के लिए जाति का बंटवारा अगर नहीं हो सकता था और हम जाति को अंदर नहीं ला सकते थे। आज की तारीख में देखिए तो गुजरात में पहले बीजेपी का एक ऐसा परसेप्शन था कि बीजेपी सिर्फ पाटीदार की पार्टी है। जिस तरीके से केशुभाई पटेल को सीएम बनाया गया था, उन्होंने चलाया था, फिर वो एक्सेप्शनल केस हो गया कि नरेंद्र मोदी सीएम बने और उन्होंने बाकी सारी जाति को। आज देखिए बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा सेल चल रहे हैं, फिर वो लघुमती सेल मतलब माइनॉरिटी सेल हो, कोई और सेल हो, तो वो सेल्स ज्यादा चल रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस में भी होंगे, लेकिन फिर बीजेपी ने कहीं ना कहीं बैलेंस कर दिया है, मुझे पता नहीं है। मेरा क्वेश्चन हर एक बार कांग्रेस के लीडर्स को वही होता है कि एक जमाना था आपके पास 65% कमिटेड वोट शेयर था, जो आज की तारीख में नहीं है। तो वो कमिटेड वोट शेयर जो था, जो इंदिरा गांधी की बात करें, खाम थियरी की हम बात करें, हमारे यहाँ गुजरात में माधव सिंह सोलंकी ने जो बनाई थी, तो वो एक कमिटेड वोट शेयर हो चुका था। तो उसका बंटवारा क्यों हुआ? वो धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के हिसाब से हुआ था। तो इसीलिए ये जातीय जनगणना अगर होगी तो उससे क्या होगा कि एक तो सबसे पहले सेंसस जो हम बोलते हैं, जो 2011 के बाद हमारे पास नहीं है। आज की तारीख में हम 2 चीज बोलते हैं, 125 करोड़ जनता है, 130 करोड़ है, 135 करोड़ है, लेकिन उसमें हम बोल नहीं सकते कितने करोड़ कौन से हिंदू है, कितने करोड़ कौन से क्या है। तो वो एक बार अगर ये जनगणना हमारे सामने आती है, कौन सी नई जाति ऐड होती है, वो कितना सोशली इकोनॉमिकली कैपेबल है, साउंड है, अकॉर्डिंगली उसको क्या देना है, क्या बेनिफिट देना है। आज आप देख लीजिए 2015 का पाटीदार अनामत आंदोलन जो हुआ, उसके बाद हमने 10% ईपीसी डिक्लेयर कर दिया। अभी वो 10% में कितनी कम्युनिटीज कैसे आती है उसका भी अभी बहुत ही इनबैलेंस फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला को फ्रीज करने के लिए ये सब बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल। कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो शायद ऐसा भी होगा कि अगर कुछ जाति के अंक बढ़ जाते हैं तो शायद आरक्षण की जो सीमा है वो भी बढ़ाने की मांग फिर और जोर तरीके से उठ सकती है। क्या करेंगे? जल्पा जी, मैं आपके सवाल पर भी आऊंगा।
लेकिन मैं अशोक जी की और प्रशांत जी की बात पे थोड़ी टिप्पणियां करना चाहूंगा। जब मैं आज इस डिबेट में बैठा तो मुझे लगा था कि आज कांग्रेस की ओर से राजनीतिक बात नहीं होगी, लेकिन जब अशोक पंजाबी जी ने बात को छेड़ दिया है तो मैं उनको जवाब देना बनता है। उन्होंने बात की राष्ट्रवाद के मुद्दे की। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः राष्ट्रवाद की परिभाषा में विश्वास करती है और नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री बने हैं राष्ट्रवाद को सूचित करते हुए ऐसे निर्णय देश के अंदर लिए गए हैं जो पिछली सरकारों ने कभी उस प्रॉब्लम को छूने की भी कभी जरूरत नहीं समझी थी। उन्होंने कहा कि हम सांप्रदायिक है, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। मैं आपको जलपा जी ये बता दूं, आप मुझे एक ऐसा निर्णय बता दीजिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के पीएम बनने के बाद कि जिससे इस देश के मुसलमान को नुकसान हुआ हो, एक निर्णय देश के मुसलमान नागरिक के खिलाफ गया हो, ऐसा एक निर्णय मुझे अशोक पंजाबी जी बता दे तो मैं उनको मान जाऊंगा। जब तक सम्मान की बात है तो 3 तलाक लाके महिलाओं को सम्मान देने का काम भी मोदी ने किया है। अगर देश में अगर सबसे कम सांप्रदायिक दंगे हुए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी के शासन में हुए हैं। अगर देश में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना है तो नरेंद्र भाई मोदी के शासन में बना है। आज देश में अगर गुजरात के दंगे के बाद जो दंगे हुए थे उसमें यहाँ मुख्यमंत्री कौन था? मैं आपको, मेरी बात सुन लीजिए अशोक जी, आपकी बारी आएगी, आप मुझे पूरी तरह से जवाब दीजिए, मैं आपको सुनूंगा पूरी तरह से। मैंने ये कहा कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश का इतिहास देख लीजिए, किसी भी प्रधानमंत्री काल में सबसे कम सांप्रदायिक दंगे नरेंद्र भाई मोदी जी के शासन में हुए। यानी जातिगत आरक्षण की सीमा पर थे, जातिगत आरक्षण की सीमा पर थे। जितना समय अशोक जी बोले उतना समय मैंने भी आपको बोले दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दा भटकाया जाए। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, अशोक जी भी इतना ही बोले थे। सिर्फ 30 सेकंड में उनकी बात पे टिप्पणी करूंगा, सिर्फ 30 सेकंड। उन्होंने नेतृत्व पे बात की कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा करे, वो बात सही नहीं है। मैं सिर्फ 2 वाक्यों में ये जवाब देना चाहूंगा कि आज देश की जनता के पास भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के रूप में निडर, निर्णायक, मजबूत और सक्षम नेतृत्व है। सामने कांग्रेस के पास आज क्या है? जनता किस पे विश्वास करे? कांग्रेस के पास आज ये है, एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। यहीं से ही बात खत्म हो जाती है। 2 नेतृत्व की कोई तुलना ही नहीं है। और मोदी जी देश के लिए जो कर रहे हैं वो पिछले कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। हमें गर्व है आज नरेंद्र भाई मोदी के शासन के अंदर देश सभी पहलुओं पे आगे बढ़ रहा है। हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर है, चलो, लेकिन मोदी जी के सामने सवाल भी खड़े होंगे। फिर से मैं अपना सवाल दोहरा दूं कि ये जाति आधारित जो जनगणना होती है, अगर शायद कुछ अंक बढ़ भी जाए, और जो बढ़ने ही है क्योंकि काफी समय के बाद ये रिपोर्ट सामने आएगा कि कितनी जनगणना है, तो जो आरक्षण की लिमिट बढ़ाने की जो बात थी, जो संसद में भी देखा था, ओबीसी बिल पारित हो गया, सहमति भी थी, लेकिन कुछ विशेष टिप्पणियां भी की गई थी। जो टिप्पणियों को ठीक है ध्यान नहीं दिया गया, सुना नहीं गया, जिसमें यह भी था कि आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ानी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये मांग भी उठने ही वाली है। और जैसे कि आप बता रहे हो, मोदी जी के सामने एक और सवाल खड़ा होने भी वाला है। क्या कहेंगे, क्या होगा? शिल्पा जी, हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण दिया गया है उसके अलावा की बात करें तो आज देश में 50% की आज हमारे पास मर्यादा है आरक्षण की। और उसमें हमने अभी के हालात के मुताबिक कुछ जातियों को और उनको समाया हुआ है। अगर आगे बात आती है कि इसका परसेंटेज बढ़ाया जाए तो ये संपूर्ण तरीके से एक संविधान का विषय है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी विषय आता है। लेकिन मैं ये आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक देश की गद्दी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं, तब तक इस देश के किसी भी कोई प्रॉब्लम में कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। सही तरह से हम शासन करेंगे। जब तक अनामत की बात है तो मोदी जी योग्य समय पर सभी पार्टियों को साथ में रखकर निर्णय लेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम तानाशाही सरकार चलाते हैं, हम सबको साथ में रखकर चलाते हैं। तो पार्टी की बात ही नहीं आती, जब प्रधानमंत्री की बात होती है तब पार्टी की बात नहीं आती। कोई भी प्रधानमंत्री ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके देश में अशांति फैले। अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर यह भी है कि जातिगत जो होता है जनगणना, तो शायद ये भी देखा जाएगा कि कुछ जो सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती है उसका बेनिफिट कहां तक जाता है, यानी वो फिर से एक कैलकुलेशन बिठाना होगा। ये राज्य सरकार पर भी आए। जी, इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, जातिगत जनगणना, आखिरकार इसके पीछे जैसा पार्लियामेंट ने ओबीसी का बिल पास करके और राज्यों को कहा कि आप तय कर सकते हैं कि किसको ओबीसी में लाना है। ओबीसी में लाने का अर्थ ये है कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, आरक्षण कहां होता है? एससी और एसटी को भारत के संविधान के मुताबिक शिक्षा में और नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। इसके पीछे का उदात्त कारण ये था कि ये सबसे गिरे हुए, सबसे पिछड़े हुए, सबसे कमजोर लोग थे इतिहास में, इसलिए उनको आगे बढ़ने का, मुख्य प्रवाह में शामिल होने का मौका दिया जाए, इसलिए शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण दिया गया। लेकिन आज क्या हो रहा है
एक के बाद एक शिक्षाओं का खानगीकरण हो रहा है, एक के बाद एक पब्लिक सेक्टर को खानगीकरण किया जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, पोर्ट बेचे जा रहे हैं, रोड बेचे जा रहे हैं, सरकारी ऑफिस बेचे जा रहे हैं। तो जो जहां आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, आज एक नहीं तुम 500% आरक्षण दे दो, लेकिन अगर सरकारी नौकरियां ही नहीं होगी, जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तौर पे पब्लिक सेक्टर को, जाहिर क्षेत्र को नेस्ता नाबूद कर देना चाहती है और पूरे देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में सिमटा देना चाहती हो, तो आरक्षण कितना और किसको और कहां मिलेगा। दूसरी तरफ गुजरात का हम फैसला ले, गुजरात की हम बात करें, गुजरात को एक उदाहरण के रूप में दें कि जिस प्रकार से यहाँ खानगीकरण हो रहा है शिक्षा का, आज बड़ी बड़ी शिक्षा क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कॉलेज नहीं नया बनाया गया है, सरकारी दफ्तर नहीं बनाए गए हैं, तो शिक्षा का खानगीकरण हो रहा है, सरकारी ऑफिसों का खानगीकरण हो रहा है, तो आरक्षण का फायदा क्या होने वाला है। आरक्षण का लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे जाओ भाई जितना चाहिए उतना ले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की पाबंदी जरूर लगाई है, लेकिन ये सब ओबीसी के नाम से, और ये पाटीदार भाई खुश हो रहे हैं, दूसरे लोग खुश हो रहे हैं कि नहीं अब आरक्षण मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जब एससी और एसटी का आरक्षण यहाँ पे निश्चित है, उसके बाद कितना प्रतिशत आरक्षण और ओबीसी में आने वाली जातियों में कितने जातियों को क्या मिलेगा, ये अभी तक गुप्त और सुप्त अवस्था के अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए आरक्षण अभी एक मृगजाल बन चुका है, आरक्षण एक भ्रम बनाने का काम कर रहा है, धोखा देने का काम कर रहा है, किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी की ये खानगीकरण की नीतियां चालू रहेगी, नरेंद्र मोदी जी की देश को बेचने की नीतियां ये चालू रहेगी, नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा का आधुनिकीकरण के नाम से शिक्षा के खानगीकरण की नीति चालू रहेगी, तो आरक्षण अर्थहीन, प्रभावहीन हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जहां तक सरकारी फैसलों का प्रश्न है और जहां तक सरकारी फैसलों के बाद लोगों तक लाभ पहुंचाने का सवाल है, तो एक हकीकत ये भी उठकर सामने आ रही है कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं, लेकिन आज इससे उल्टा पूरे देश में हो रहा है। आज भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर हर चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में दी जा रही है, कॉन्ट्रैक्टर को उनको मिल रहा है जो पहले से ही कुछ दे रहे हैं चंदा मंदा भारतीय जनता पार्टी को। और इसमें गुजरात की बात नहीं, पूरे देश के अंदर आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए लोगों तक लाभ पहुंचेगा ही नहीं। आरक्षण का लाभ खत्म हो जाएगा, सरकार से मिलने वाली सहायता जो है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। कुल मिलाकर इस देश में गरीब गरीब होता चले जाएगा। और पिछले 2 साल में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, पिछले 2 साल के अंदर हमारे देश में 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। गुजरात में ही 35% व्यापारियों ने अपना व्यापार छोड़कर, कोई कहां लग गया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। तो ये हालत जो हो रही है प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से हो रही है, प्रधानमंत्री जी की बेजवाबदारी से हो रही है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी मुलम्मा लगाकर बात करते हैं, हकीकत के अंदर उसका उल्टा ही अमल ये देश की जनता और हम सब देख रहे हैं। इसलिए इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जब तक प्रधानमंत्री जी की नीति और नीयत नहीं बदलेगी, ये देश में कोई सही बदलाव होने वाला नहीं है। और ये जातिगत मतगणना जितनी भी कर डालो, जितना भी आरक्षण दे डालो, कोई लाभ गरीबों को नहीं मिलने वाला है, ये एक सत्य की बात है। तो सबसे पहले आप भ्रष्टाचार खत्म करिएगा, और दूसरा नंबर यह है कि लोगों तक आप जो है जो भी नीतियां तय करते हैं पहुंचाने का एक नया तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। ये सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं मैडम कि देश कमजोर होता जा रहा है। देश इसलिए कमजोर होता जा रहा है कि किसी ने कहा था कि देश का बचपन भूखा होगा, उस देश की जवानी क्या होगी। आज कुपोषण में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। आम बच्चों का भोजन नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन गुजरात के अंदर अर्थहीन हो चुका है, कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, लोगों में टीबी की बीमारियां बढ़ रही है, लोगों में असमानता बढ़ रही है। देश मूलभूत रूप से कमजोर हो रहा है। कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश जनता से बनता है, नेता से नहीं बनता, पार्टियों से नहीं बनता। पार्टी आती है, पार्टी जाती है, नेता आता है, खत्म हो जाता है। ये इतिहास इस बात का गवाह है। अगर जनता मजबूत है तो देश मजबूत है, अगर जनता कमजोर है तो ये देश कमजोर है। नेता कितना भी मजबूत होगा, अगर जनता कमजोर होगी, वो नेता का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो नेता महास्वार्थी है, खुद मजबूत हो रहा है और जनता को कमजोर कर रहा है, आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से और राजनीतिक दृष्टि से। जी प्रसन्न जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम मान भी लेते हैं कि राज्यों में होती है जनगणना,
जाति के आधार पर, तो इसका मापदंड क्या रहेगा, इसकी स्केल क्या रहेगी? क्योंकि पहले भी तकनीक का जो रीजन दिया गया था कि तकनीकी उसकी वजह से या रिपोर्ट में कुछ खामी है इसीलिए इसको जाहिर नहीं किया गया, मतलब सक्सेसफुल नहीं गया था। तो इस बार कितना ध्यान रखना होगा और कैसे हम तय करेंगे? इसका डेफिनेटली एक फिक्स्ड क्राइटेरिया और एक पूरा चेकलिस्ट बनेगा कि कौन से आधार पर ये जनगणना होती है। और वो जितने भी आंकड़े आते हैं, देखिए हर एक स्टेट की एक पॉपुलेशन अपने पास है, अभी सिर्फ उसको सेग्रीगेट करना है। जिस तरीके से एनआरसी की बात करो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो सबसे पहले वो भी एक इतना जरूरी था। अगर हमारे पास एनआरसी का कुछ फिगर आता तो हम जातीय जनगणना पैरेलल कर पाते, लेकिन वो भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये नहीं हो पाया है। तो अगर ये आंकड़ा आता है और कहीं ना कहीं इसको पूरा कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर इससे आगे बहुत ही बड़ी और मांग आने वाली है कि हमारी जातीय जनगणना करने के बाद हमारी कम्युनिटी का टोटल फिगर इतना आता है तो हमको इतना आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि फिर वो परसेंटेज में हो जाएगा कि गुजरात की इतनी पॉपुलेशन है, उसमें हम इतने प्रतिशत है, तो इतने प्रतिशत हमको मिलना चाहिए। अभी सबको ओबीसी में तो हम डाल नहीं सकते। आज की तारीख में 150 से ज्यादा कम्युनिटी या कास्टिज्म जो है वो ओबीसी में है, तो कोई अलग डिमांड आएगी। जिस तरीके से पाटीदार की डिमांड थी, आरक्षण में डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर स्टेट चाहे, जिस तरीके से मराठा का एक आवाज उठी थी, जाट की एक आवाज उठी थी, तो अगर कोई कम्युनिटी की बढ़ती है और स्टेट लेवल पे कंट्रोलेबल है तो स्टेट उसको, जैसे आज की तारीख में तमिलनाडु और बाकी कोई स्टेट में 69% तक का आरक्षण है, नहीं ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्टेट को भी वो मद्देनजर रखते हुए करना पड़ता है। तो इसमें एक बार जो कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन के बाद भी फिर कैटेगराइज होगा, क्योंकि जैसे आज एससी में काफी सारी कास्ट आती है, उसी तरह ओबीसी में कितनी कास्ट लिया जाएगी, पिछड़ों में कौन किसको गिना जाएगा, उसका एक चेकलिस्ट दोनों तरफ से बनेगा, नॉट ओनली सोशल और इकोनॉमिकली। आप आज कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है कि इकोनॉमिकली यू कैन नॉट बाउंड द लिमिटेशन। तो इकोनॉमिकली मतलब क्या रहेगा, आज की तारीख में मापदंड उसका कैसे बनाएंगे हम कि इतनी इनकम, ये आवक मर्यादा इतनी है, उसमें हम देखेंगे। तो उसी तरह मतलब सोशल इंजीनियरिंग का पूरा कैलकुलेशन और स्टडी किया जाएगा, उसकी इनकम कितनी है, कौन से एज ग्रुप में आता है, कौन सा एजुकेशन, उनकी एजुकेशन की भी वो स्टेबिलिटी क्या है, कितने लोग वो कौन से एजुकेशन में जाते हैं, मेडिकल में कितने हैं, इंजीनियरिंग में कितने हैं, वो बाकी सब क्षेत्र में कितने हैं। उसी तरह जॉब प्रोफाइल में भी आप देखा जाए वही कम्युनिटी से, तो कितने लोग मैनेजमेंट कैटेगरी में, कितने लोग मिडिल मैनेजमेंट में है, कितने लोअर में है, कितने लेबर में है, वो उस प्रकार का चेकलिस्ट बनेगा। उसके बाद पता चलेगा कि ये जातिगत जनगणना को किस तरीके से किसमें एडजस्ट किया जाए। जी बिल्कुल, कल्प जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि जातीय जनगणना होती है, चलो माना कि इसमें पता चलेगा कि मेल फीमेल का रेशियो क्या है, कुपोषण का अगर हम बात कर ले उसका रेशियो क्या है, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगी। लेकिन मुद्दा ये है कि इन जो डेटा आएगा उसके आधारित फिर योजनाएं बनाई जाएगी, या फिर इसका प्रयोग कुछ इस तरह होगा कि इतनी कम्युनिटी है, इनको अगर हमने संभाल लिया तो हमारी बहुमती मतलब तय है, यानी कि जिसकी संख्या जिस राज्य में जिस समुदाय की कम है शायद उसे और भी दरकिनार कर दिया जाए, ये भी खतरा है। जल्पा जी, आपने यहाँ पे एक बात बहुत ही अच्छी बोली, मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ कि जनगणना का जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार हमें इस देश में नीतियां बनानी हो, नई योजनाएं बनानी हो, नए अगर पिछड़ी जाती है तो उसके लिए कुछ स्पेशल योजना बनानी हो, कुछ पैकेज लाना हो, तो उसके लिए जो जनगणना का रिपोर्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और आने वाले समय में भी ये जनगणना होने के बाद देश के विकास के लिए, हर तबके को आगे लाने के लिए ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बात मैं आपकी बात पर कहना चाहूंगा। अब मैं अशोक पंजाबी जी की बात पर भी आना चाहूंगा कि उन्होंने गुजरात सरकार की और केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कामगिरी पे बहुत ही प्रश्न खड़े किए। तो अशोक पंजाबी जी, गुजरात सरकार और भारत की सरकार ने जो देश और राज्य की जनता के लिए काम किया है उसके लिए सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता हमें आपके पास और कांग्रेस के पास से नहीं है। हमें सर्टिफिकेट जनता का चाहिए। और आप चुनाव के परिणाम उठा के देख लीजिए, लोकशाही में चुनाव वो जनता का विश्वास का प्रतीक होता है, और जनता ने हमें हर एक चुनाव में सबसे ज्यादा मत दिए है, वो हमारा सर्टिफिकेट है। यानी हम तो कुछ भी, अगर हम पूरे भारत को सोने से मढ़ देंगे ना, फिर भी कांग्रेस से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए अच्छा काम किया है। हम जो भी अच्छा करेंगे ये हमें खोट निकालेगी। उन्होंने शिक्षा की बात की, अगर शिक्षा की बात करें तो देश में 33 सालों के बाद अगर कोई शिक्षा नीति लेकर आया है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लेकर आए हैं। अगर गुजरात की बात करें तो पिछले 5 सालों में 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने
प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला क्या किया बात है कर रहे हो? और गुजरात में निजीकरण की आज संख्या बढ़ी है और आप प्राइवेट स्कूल नहीं, को छोड़कर नहीं, सरकारी यह बात स्कूलों यह की है बात कि कर रहे हो, मैं जबकि सभी प्रतिनिधियों को विधानसभा में ही बताऊंगा, बताया मैं गया सभी था कि प्रतिनिधियों कितने को बताना चाहूंगा। रूम की कमी है, कितने क्लासरूम की कमी है। ठीक है, आपने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन शिक्षा का स्तर काफी गिरता जा रहा है। और जब तक बात रही नई शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति भले ही लॉन्च कर दी गई है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सका नहीं है, क्योंकि आज भी कोरोना की वजह से काफी जो स्कूल है और वर्ग है वो अभी भी बंद चल रहे हैं। और ये आज शिक्षा का मुद्दा नहीं है। मेरा सवाल बहुत साफ था कि योजनाओं पे ध्यान दिया जाएगा या फिर ये तय करने पे लगा जाएगा कि सिर्फ इतनी ही जाति को संभालना है, यानी कि हर समुदाय को खतरा भी है। जिस राज्य में उनकी जो संख्या है वो काफी कम है, तो उनको ये भी भय रहेगा कि उतनी उनकी नहीं चलेगी, या राजनीति में अगर उनके नेता की बात करें तो उतने वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जातिगत समय ये जनगणना शायद पहली बार हमारे पास पूरा भरपूर रिपोर्ट आ जाए, ये पहली बार शायद होगा अगर प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन साथ में इसके कुछ प्रोन्स है तो शायद कॉन्स भी है। जलपा जी, हमारे देश में काफी सालों बाद आज एक ऐसी सरकार है जो जाति बिरादरी से ऊपर उठ के संप्रदायवाद से ऊपर उठ के देश में शासन कर रही है। हम किसी धर्म, समुदाय या जाति या प्रजाति के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार सभी तबकों और सबकी जाति प्रजातियों को लेकर साथ में हम चलने वाले लोग हैं। और आने वाले समय में भी अगर जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आता है उसका उपयोग हम देश के 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के हित के लिए करने वाले हैं। जनगणना होगी लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, मतलब जनगणना में जो भी रिपोर्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, सबको साथ लिया जाए, सबका विकास किया जाए, सबको विश्वास में लेकर काम किया जाए। जी अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कल जी से भी ये सवाल पूछा कि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से ये जनगणना की जाए जातीय तरीके से वो बोला जा रहा है, शायद वो उद्देश्य दूर रह जाए, लेकिन ये देखा जाए कि किस राज्य में कितनी कितनी समुदाय है, कितनी जाति है जिनमें संख्या ज्यादा है, यानी इनको ही टारगेट करो, इनका कैसे हम अच्छा दिखा पाए या अच्छा कर दे तो इनके मत मिल जाए। यानी जिस राज्य में जो लोग बहुमती में नहीं है, बहुत ही कम संख्या है, उनके साथ कहीं ना कहीं फिर अन्याय ना हो, खतरा ये भी है। देखिए मैडम, जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है तो हकीकत तो यही है कि आज पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल जानते भी और समझते भी हैं कि कितनी जातियां कहां पर कहां बसती है। गुजरात का सवाल ले लो तो गुजरात के अंदर अगर आप कलेक्टर साहब से मांगेंगे तो बता देंगे आपको कि भाई ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी जातियां और कितनी संख्या में जातियां है। तमाम राजनीतिक दल जानते हैं, समझते हैं कि देश में कौन कौन सी जातियां की संख्या क्या है और कितने कहां रहती है। लेकिन जनगणना हो जाने से निश्चित आंकड़ा उनको मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल राजनीति है, और राजनीति है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमारा देश पहले से ही जातियों में बटा हुआ है। हम जानते हैं जाति आधार राजनीति चल रही है। खुद एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं बख्शीपंच से आ रहा हूं, एक चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं बख्शीपंच का हूं, ऐसा उन्होंने खुलेआम पब्लिक मीटिंग में देश का प्रधानमंत्री बोला था। उसके अंदर मैं गहराई से नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके माध्यम से सत्ताधारी दल से एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि भाई ये आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक से कोई मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण यानी रिजर्वेशन कहां मिलता है लोगों को? मात्र सरकारी नौकरियों में और सरकारी स्कूलों में या सरकारी कॉलेजों में। लेकिन जब सरकारी दफ्तर ही नहीं होंगे, जब पब्लिक सेक्टर और अर्ध सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, जैसे गुजरात राज्य वाहन व्यवहार निगम एसटी का भी खानगीकरण करने की जब बात चल रही है, तो उसमें आरक्षण कौन देगा? हाँ, यह है कि अगर भारत की सरकार ये हिम्मत करे कि खानगी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में भी हम रिजर्वेशन देंगे, तो इस रिजर्वेशन का कोई अर्थ है। वरना ये रिजर्वेशन, जैसा मैं पहले कहता हूं कि रिजर्वेशन मात्र सरकारी दफ्तरों में और सरकारी शिक्षकों शिक्षा के अंदर मिल रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा सीधा साधा सवाल है कि अगर आप सही मानों में आरक्षण के प्रति जागरूक हैं और ईमानदार हैं और गंभीर हैं, या हकीकत में आप एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि इसकी बुनियाद में अगर गर्भ में हम जाएं, गुप्तता हम देखें, तो एससी और एसटी को सबसे भारी भयंकर नुकसान हो रहा है इस खानगीकरण की वजह से। चाहे शिक्षा का खानगीकरण हो, चाहे सरकारी दफ्तरों का या सरकारी कारखानों का खानगीकरण हो, सबसे भारी नुकसान उनको हो रहा है। और अब ये नई गाजर दिखा रहे हैं, नया गाजर खिला रहे हैं आरक्षण के सवाल पे। ओबीसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये सवाल मेरा उनके सामने है, या तो आप खानगीकरण बंद कर दो, आप जो है शिक्षा का खानगीकरण रोक दो। अब क्या वजह है कि आप शिक्षा का खानगीकरण करके अपनी जवाबदारियों से भाग रहे हो? आज शिक्षा में व्यापार ले आए हो,
हर चीज में व्यापार ले आयो। एक बार प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ बोल रहे थे, હું ગુજરાતી છું અને ખાનગીકરણમાં માનું છું કારણ કે હું વેપારી છું। अब इस प्रकार का व्यापारी चाणक्य ने कहा था 2000 साल पहले। चाणक्य जी बोले थे कि जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। ये देश की जनता भिखारी बनाई जा रही है। तो आरक्षण का कोई अर्थ नहीं है, और जातिगत जनगणना अगर होती भी है तो इसके पीछे मकसद तो आरक्षण का ही है, लेकिन ये अर्थहीन प्रभावहीन हो जाएगा जब तक ये खानगीकरण को न रोका जाए। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये मुद्दा भी है, कुछ वर्ग ऐसे भी है जो मानते हैं कि अभी जनगणना की जो बात है उसमें जातीय शब्द लाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जनगणना का कोई उद्देश्य फिर रह नहीं जाता। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी भी हम जातिवाद में ही पड़े रहेंगे। हम कब बात करेंगे कि मेन उद्देश्य क्या है, कब हम सबको समान उस पर तोलेंगे, और जब तक योजना और उसके लाभ देने की बात है तो क्या फर्क पड़ता है कि वो उसे लाभ लेना है तो उसे पिछड़ी जाति का ही होना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ समृद्ध समाज में जन्मे हैं लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या फिर उनका उनकी जीवन शैली काफी पीछे है। देखिए, ये अगेन एक सेपरेट मुद्दा हो जाता है। आपने बहुत ही बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा है कि इक्वालिटी की बात की, कि सबको ऐसा लगे कि हम इक्वल समाज में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो चीज आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ अभी भी पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं गांव में अच्छा माहौल नहीं दिया जाता है। कोई अच्छा मतलब कोई शादी के लिए वो बारात निकालता है और उसका वो निकलता है तो कहीं ना कहीं ओपन कैटेगरी वाले लोग उसके ऊपर हमला करते हैं। हमारे गुजरात में ऐसा बहुत ही देखा हुआ है। तो वो इक्वालिटी नहीं है। वो गांधी जी अस्पृश्यता वाली जो बात कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहे हो। उसी तरह ये जातीय जनगणना कुछ जनता की मांग है, मैं ऐसा क्लियर कट मानता हूँ, क्योंकि लोगों की मांग इसलिए है कि एक बार वो आंकड़ा आएगा तो उसके बाद वो लोग कुछ मांग सकते हैं सरकार के पास जाके। अभी ये अशोक भाई का जो पेन कब से है कि रिजर्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि निजीकरण हो रहा है, सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं और वहां जा रहे हैं। तो लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट का एक स्टेक तो रहता है। अभी गवर्नमेंट स्टेक रहने के बाद गवर्नमेंट को उसके ऊपर पोजीशन बनानी पड़ेगी, और मतलब वो स्टिक गवर्नमेंट हैज टू स्टिक टू दी रिक्रूटमेंट। भले वो निजीकरण हो जाता है लेकिन अगर वो आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग मैं उसके ऊपर ही आता हूँ कि अगर नौकरियां नहीं भर्ती नहीं हो रही। नहीं, अभी जो हो रहा है गुजरात गवर्नमेंट में भी काफी सारी, देखिए दो चीज है, आरक्षण को साइड में रख दो और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की बात करो। तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट अगर आउटसोर्सिंग से होता है तो वो ओपन हो जाता है, सबके लिए कॉमन होता है, क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसी होती है, वो डिसाइड करती है मेरे को किसको लेना है। अगर आपको गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कराना है तो अकॉर्डिंग टू वो रिजर्वेशन होना चाहिए कंपलसरी। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, वो कांग्रेस की राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की मध्य प्रदेश की या गुजरात की हो, 100% नौकरियां सबको नहीं दे सकती है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। और दूसरा, गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल को मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कराने के लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स या तो कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धति को थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो लोग ज्यादा काम कर सके। काफी सारी जगह पर आप देख लो तो हमारी जनता की एक कंप्लेन होती है कि गवर्नमेंट 11 से 6 काम करती है, 6 बजे बाद ताले होते हैं। लेकिन जहां पर आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट वाले मैन पावर होते हैं वो 6 बजे बाद रात को 9 बजे तक भी आपको दिखेंगे ऑफिस में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, उनका टाइम का कोई लिमिटेशंस नहीं होता है, उनका आने का टाइम फिक्स होता है, जाने का फिक्स नहीं होता है। तो एडजस्ट करना पड़ता है। कोई भी गवर्नमेंट होगा, राजस्थान होगा आउटसोर्सिंग में, ऐसा नहीं बोला नहीं होगा, वहीं पर भी है। तो दो चीज को आप यहाँ पर इक्वल नहीं कर सकते, एक आरक्षण और सरकारी रिक्रूटमेंट और उनको न्याय मिलना चाहिए, दूसरा आरक्षण के बाहर आके गवर्नमेंट नौकरियां या गवर्नमेंट के अंदर मैन पावर बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्चुअल पद्धति बढ़ाओ और आउटसोर्सिंग करो और सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करो। अभी जो जातीय जनगणना अगेन उसके ऊपर हम आ जाते हैं तो मेरी खुद की भी एक डिमांड रहेगी। जैसे गुजरात में हम 6.5 करोड़ की जनता बोलते हैं, हम मेरा समाज की अगर मैं बात करूं तो हम 1% के भी हार्डली होंगे, 1%, और 1% है इसीलिए हम टोटली बाईपास है। हमको कहीं ना कहीं स्थान नहीं मिला होगा, हमको कहीं ना कहीं जो चाहिए वो सरकार से ना तो कहीं लाभ मिले होंगे अच्छे, ना कहीं हमारी मतलब कहीं वो दिया गया होगा, इम्पोर्टेंस दिया गया होगा। इसीलिए सबकी एक डिमांड होती है कि मुझे आंकड़ा मिले, मैं सरकार से मांग सकूं और कोई योजना, जैसे कल पता रहा था कि भी अगर आपके पास ये फिगर आता है तो हम योजना डिसाइड करें।
लेकिन योजना भी जो चलती है वो कहाँ कैसी क्या चलती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे क्या होता है वो भी इसी तरह बाहर लाना पड़ेगा हमको। जिस तरीके से हम जनगणना लाना चाहते हैं उसी तरह योजना और उसके बेनिफिशियरी कितने लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ योजना का भी बंटवारा हो चुका है। एक तरफ हम बोलते हैं कि बीपीएल के लिए ये, एपीएल के लिए ये, 30 करोड़ गरीब को हमने राशन फ्री में दिया। अभी 130 करोड़ में से कितने 82 करोड़ हम बोल रहे थे कहीं ना कहीं कोरोना में सबको फ्री राशन दिया। तो हमारे लिए भी एक मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 130 में से 80 करोड़ लोग गरीब बन चुके हैं क्या, इसका हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है गरीब कौन है। तो बीपीएल का भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसका भी वो बेंचमार्किंग फिक्स नहीं किया हुआ है। इसीलिए रेगुलर इंटरवल पर तो ये एक इकोसिस्टम होनी चाहिए ऑटो मोड पे कि हर एक 5-10 साल में ये पूरा कैलकुलेशन बीपीएल का, एपीएल का, जातीय गणना जनगणना का, रिजर्वेशन का सब फिगर्स हमको ऑटो मोड पे एट एवरी 10 ईयर्स पे मिलना चाहिए। ये इकोसिस्टम डेवलप होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। वो बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी बिल्कुल। कल्प जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी देखा गया था, अगर हम कुछ साल पहले की भी बात कर ले, खास करके एग्जाम्पल के तौर पे हम महाराष्ट्र ले ले, फिर शायद ये भी खतरा रहेगा कि जिस प्रांत में जिस कम्युनिटी पहले से रही आई है या जिसका दबदबा होता है, कहीं ना कहीं वो जो बाहर से आए हैं, कुछ नौकरी के लिए आए हैं, कुछ बिजनेस के लिए आए हैं, फिर उन्हें बाहर निकालने की मांग होती है और उससे जातिवाद तो होता ही है, कहीं ना कहीं सामाजिकवाद भी नजर आएगा, प्रांतवाद भी नजर आएगा कि नहीं ये महाराष्ट्र है तो ये इनका मराठा का ही रहेगा, ये गुजरात है तो गुजरातियों का ही रहेगा, अगर बंगाल है तो ये बंगालियों का ही रहेगा। यानी कहीं ना कहीं इनबैलेंस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। यानी अगर सत्ता स्थान पे बीजेपी बैठी है तो सेंट्रल में उनकी नजर इस पे भी रखनी होगी कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि देश का विकास गिर जाए उसी चक्कर में। जल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है कि सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश जो है आज देश में, वो सभी 130 करोड़ देशवासियों सबके है। कोई भी नागरिक कोई भी राज्य में जाके अपनी आजीविका को कमा सकता है। हम इस मत में रहे हैं। अगर कोई राज्य में कोई राजनीतिक पार्टी या कोई संगठन किसी और धर्म या संप्रदाय के नागरिक के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है तो वह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं का हमें खंडन ही करना चाहिए और हम सब पार्टियों को साथ में आना चाहिए और ये बात को तय करना चाहिए कि ऐसी घटना किसी राज्य या प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात इसमें मुझे आज जी जैसे एक वरिष्ठ की बात पे जनता को भ्रामक, उन्होंने कहा कि आरक्षण का फायदा किसे, तो सिर्फ खानगीकरण हो रहा है। तो जल्पा जी मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण का जो लाभ है वो आज सबको मिल ही रहा है। पहले के मुकाबले आज सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ी है और जब तक प्राइवेटाइजेशन की बात मतलब है कि मोदी काल के जो 7 वर्ष है उसमें फायदा सबसे ज्यादा मिला। चलो मान लेते हैं कल्प जी आप मुझे मत रोकिए। चलो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। कितनी जाति को बाहर निकालोगे ये कैटेगरी में से? जनगणना हो ही रही है कि कितनी जाति को बाहर निकालोगे? 7 साल में सबको सब कुछ मिला है, सब योजना है, उसके लाभ भी मिले हैं। कितनी जाति बाहर आएगी? हम अनुसूचित, हम SC ST OBC की बात कर ले। मेरा वाक्य जो अधूरा है मैं उसको पूरा कर लूं अशोक पंजाबी की बात पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की अभी उनका प्लानिंग क्या है सरकार का कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे। तो सरकारी नौकरियां भी मिल रही है, सरकारी संस्थानों में अनामत का लाभ भी लाभार्थियों को मिल रहा है। और जब तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, मैं ये देखता हूं कि कांग्रेस के नेता जब भी आते हैं तो वो अदानी एयरपोर्ट दे दिए बात कर रहे हैं। तो शायद ये लोग भूल जाते हैं कि कितने साल पहले इन्होंने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद के एयरपोर्ट जीवीके को दिए थे। हम एयरपोर्ट बेच नहीं रहे हैं, ये जनता को भ्रामक अप्रचार कर रहे हैं। जो भी कंपनी को एयरपोर्ट का मैनेजमेंट मिलता है उसके पहले उसकी टेंडरिंग और उसकी प्रक्रिया होती है। वो कंपनी है वो सरकार को पैसे चुकते करती है जो डिसाइड होते हैं। यानी उनको एक मैनेजमेंट के लिए एयरपोर्ट दिए गए हैं, उनको बेच नहीं दिया गया है। और ये परंपरा तो सालों से चलती आई है। कांग्रेस के शासन में देश के कई बड़े एयरपोर्ट जीवीके जैसी कंपनियों ने चलाए हैं। तो इसमें हम राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम देशवासियों को अच्छी सुविधा कैसे दें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे ऊंचा है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। छोटी छोटी बातों पे राजनीति करके हमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आज का जो देश है वो शिक्षित हो रहा है, उसे सब पता चल रहा है, मोबाइल में पूरी दुनिया दिखती है। और अभी भी हम जाति की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे पता है कि अशोक जी इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि उन्हें एक परिवार के एक नेता को आगे ले जाना है। उनकी एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट को वो पब्लिक के सामने बेचना चाहते हैं। लेकिन आज की पब्लिक बहुत ही होशियार हो चुकी है, कोई भी चीज पे हाथ रखने से पहले उसका लेबल बरोबर चेक करती है। और जनता
सब जानती है, लेकिन कांग्रेस का काम, कांग्रेस को मुबारक, वो कुछ भी भ्रमणा फैलाने की कोशिश करे, लेकिन हमें देश की जनता पे भरोसा है, हमारे नेतृत्व पर भरोसा है, गुजरात में विजय भाई और केंद्र में हमें नरेंद्र भाई पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, नड्डा जी पे भरोसा है, CR पाटिल जी पे भरोसा है। हम हमारे काम में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हाँ, कुछ दिक्कत है तो उसका स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेकर आने वाली है आने वाले समय में। अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सवाल मेरा फिर से वही रहेगा, क्या जातीय जनगणना होती है, चलो योजनाओं के लाभ की बात हो या और किसी कैलकुलेशन रेशियो की बात हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या इससे सामाजिक एकता भंग होने का खतरा नहीं है? शायद हमें प्रांतवाद नजर आए, कुछ जाति का दबदबा हो, शायद वहां पर भी ये सिचुएशन आए, और जहां पर आरक्षण जैसे कि एक सीमा तय है, तो फिर ये भी हो कि अन्य कोई जाति का यहां पर आता है तो उसे शायद हटाने की कोशिश की जाए, यानी विवाद तो होगा। मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि जातिगत जनगणना के लक्ष्यांक क्या हैं, ये तो आने वाला समय कहेगा, लेकिन इसके पीछे एक कारण ये भी है कि जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और वो कौन सी जाति को मिलेगा ये राज्य तय करेगा। केंद्र ने अपने आप से छुटकारा दिलवा दिया। तो जातिगत जनगणना के बाद जो स्थिति पैदा होगी सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, मैं समझता हूं कि नकारात्मक स्थिति जन्म लेगी और राष्ट्र की एकता के लिए शायद खतरा खड़ा हो सकता है। और जैसे आपने कहा था कि गुजरात में बोलेंगे यहाँ गुजराती रहना चाहिए, महाराष्ट्र बोलेगा मराठी रहना चाहिए, बंगाल, तो जो राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो परिकल्पना कमजोर बनेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि पूरा देश एक है, 130 करोड़ लोग एक है, कोई कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो मैं ये नौजवान साथी को कहना चाहता हूं कि ये हमें भारतीय नागरिकों को भारत के संविधान से मिला हुआ मूलभूत अधिकार है। जब आज के प्रधानमंत्री का जन्म भी नहीं हुआ था, तब उस समय देश का बंधारण बन चुका था। उस संविधान के अंदर प्राथमिक लिखा था कि इस देश का नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर कोई भी व्यापार कर सकता है, इस देश का नागरिक किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, इस देश का नागरिक कोई भी भाषा बोल सकता है। ये बंधारण में, भारत के संविधान में 1950 को तो लागू हो गया था, लेकिन ये 47 के बाद ये 48 में बंधारण बन चुका है। तो ये संवैधानिक अधिकार है। सवाल ये कि संविधान को कमजोर अगर करोगे आप तो संवैधानिक अधिकार कमजोर हो जाएंगे। संविधान को कमजोर करना है तो सीधा साधा रास्ता है कि देश की लोकशाही को कमजोर किया जाए। आज भारत की लोकसभा में बहुमती के जोर पर लघुमती को दबाया जा रहा है, कोई भी चर्चा नहीं करने दी जा रही है। तो ये देश की लोकशाही को सबसे बड़ा खतरा अगर है तो सत्ताधारी दल से ही है, और उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा खतरा लोकशाही को है। और जब लोकशाही को खतरा है तो इसका मतलब यह कि देश के संविधान को खतरा है, और संविधान को बचाना हमारा सबका ये एकमात्र न सिर्फ कर्तव्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये पावन कर्तव्य है। तो जातिगत आधारित जनगणना नकारात्मक परिणाम भी ला सकती है, और साथ साथ में ये सत्य भी उजागर कर सकती है कि सही मानों में कितनी जातियां कहां पर है, लेकिन उसका अगर गैर लाभ, दुर्भाग्य से उसका गैर फायदा उठाने की कोशिश कोई भी राजनीतिक दल करेगा, हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो मैं समझता हूं कि भारत के संविधान के विपरीत, उसकी आत्मा, उसके हार्दिक के विपरीत वो काम करेगा। देश का संविधान सबको बराबर अधिकार देता है। देश का संविधान जाति और धर्म से उठकर धर्म निरपेक्षता की बात करता है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उनके चुनकर आए, तो धर्म आधारित और जाति आधारित राजनीति इस देश में बढ़ती चली जा रही है। ओवैसी जैसे आदमी इस्लाम का नाम लेकर, जिसने अहमदाबाद में कुछ नहीं किया हो, यहाँ 7 कारपोरेटर उनके चुनकर आ जाते हैं, बिहार में कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन मुसलमानों का, इस्लाम का नाम देकर चुनकर चले आते हैं। उसी प्रकार से कुछ भी मत करो, लेकिन हिंदू का नाम लेकर राम मंदिर की बात करके कई लोग और चुनकर चले जाते हैं। कुछ भी मत करो, खालिस्तान की बात करके सिख लोग चुनकर चले जाते हैं। तो धर्म आधारित राजनीति ये संविधान को कमजोर करेगी, देश को कमजोर करेगी। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि पहले भी बात हुई थी कि कुछ मापदंड तय करने होंगे, कुछ स्केल तय करनी होगी। अगर कोई किसी जाति का है, कई बार सर्टिफिकेट के ऊपर भी बात आती है। जैसे हमने देखा था कि सर्टिफिकेट बीच में ही मांगा गया था और विवाद हुआ था कि हम हमारे दादा के पापा का सर्टिफिकेट भी कहाँ से लेकर आए, साबित करने के लिए कि हम ये जाति के हैं। तो अब ये भी प्रश्न यहाँ पर उठेगा, और जब तक इनकम शो करने की बात है तो क्या गारंटी रहेगी कि उनकी इनकम मतलब कम ही है, जो उन्होंने मतलब दिखाई है उतनी ही है, और उसके आधार पर जो डेटा तैयार होगा या फिर जो कैलकुलेशन होगा वो भी उचित होगा, यानी कि सटीकता क्या?
और कितना समय लग देखिए, जाएगा? आज पूरे देश की बात कर ले, कितना समय चला जाएगा? ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, कम से कम 1.5 से 2 साल इसीलिए लगता है क्योंकि उसका पूरा सर्वे जो करना होता है, वो सर्वे में हर एक आदमी की मतलब फैमिली मेंबर से लेके, इनकम से लेके, क्वालिफिकेशन से लेके, एग्जिस्टेंस, वो कम्युनिटी का भी देखना पड़ेगा। आज के अखबार में एक किस्सा आया हुआ है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो, कि आरटी में एडमिशन लिया गुजरात में, अहमदाबाद में, और वो दिखाया था 1.5 लाख की आवक, 1.5 लाख की उनकी इनकम दिखाई थी, जी। बल्कि वो 4.5 लाख की इनकम थी और उसके ऊपर वो टैक्स भर रहे थे। ये बहुत ही चर्चित किस्सा था आज की एक न्यूज़पेपर में। तो उसी तरह देखा जाए तो क्या आप हाइड करते हो, कैसे हाइड करते हो, वो भी देखना होता है। तो मापदंड, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा, वो इनकम के आधार पे, उनकी सोसाइटल स्टेटस के आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे, इंडस्ट्री के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, बहुत सारा मापदंड इसके ऊपर बनेगा। पॉपुलेशन के आधार पर भी बनेगा कि पूरे स्टेट में उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और वही विद इन दैट पॉपुलेशन भी उनका कितना इकोनॉमिक स्टेटस है, कितने लोग इसमें अमीर है, कितने गरीब है, वो भी एक दिखाया जाएगा। मेरा ये मानना है, जिस तरीके से अगर मैं आज मेरा घर चलाता हूँ तो मेरे लिए प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंट थिंग है मेरा घर चलना, 2 वक्त की रोटी खाना, मेरा चूल्हा जलना, सब चीज अफोर्डेबल होना, और मेरे पास खुद का घर होना, मेरे पास नौकरी होना। ये सब जो चीज मैं करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, वो मेरी प्राइमा रिक्वायरमेंट होती है। बाकी सब जो मैं करता हूँ वो मेरी लग्जरी होती है। उसी तरह सरकार की गवर्नेंस में ये सब चीज जो है, ट्रिपल तलाक हो, ये ठीक बात है, ये जातीय जनगणना की आवाज कहीं और से उठी है, इस बार सरकार से नहीं उठी है। लेकिन जातीय जनगणना हो, एनआरसी हो, सीए हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, कोई और मुद्दा हो, ये सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मुद्दा होना चाहिए। बाकी हमारी इकोनॉमी है, पेट्रोल डीजल का दाम है, नौकरी की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, ये पूरे मतलब इसको जो कंट्रोल करना है, दैट इज द प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट। और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये सब प्राइमा फेसी मुद्दे पीछे हट चुके हैं, इसके ऊपर ना कोई सोच रहा है, ना कोई बोल रहा है, और सरकार ने तो ऐसी मतलब पट्टी बांध दी इसके ऊपर। आज की तारीख में महंगाई पे कोई भी कुछ बोलता नहीं है। पेट्रोल के दाम पे निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दे दिया है, अभी कुछ इसके ऊपर पता नहीं, मतलब क्या रहा है पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोगों को 75 रुपीज का पेट्रोल महंगा लगता था, वो आज 95-96 रुपीज महंगा नहीं लग रहा है। ऑयल बॉन्ड, पेट्रो बॉन्ड की जो बात कर रहे हो, तो उसका कंपेंसेशन या एडजस्टमेंट क्या, वो सरकार की जिम्मेदारी है। उनकी जनता को, देश की जनता को पेट्रोल कुछ एक्स प्राइस पे दिया जाए, दूध कुछ एक्स प्राइस पे दिया जाए। ये जो महंगाई की बात है, ये सब कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाती है तो हमारी एफिशिएंसी क्या है? सरकार की एफिशिएंसी भी यही सब चेकलिस्ट पे मेजर होता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी डीप डाइव करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कल्प जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब अगर जातीय जनगणना की बात अगर हम करेंगे तो ये बहुत ही, जैसे प्रशांत जी भी बता रहे थे, बहुत लंबी प्रोसेस है। यानी ध्यान रखना होगा कि डेटा कहीं मिसमैच ना हो, ध्यान ये भी रखना होगा कि डेटा हम कैसे संभालेंगे, और ध्यान ये भी रखना होगा कि डेटा हम इकट्ठा कैसे करेंगे और उसकी तकनीक क्या रहेगी। फिर वो स्टेट मतलब वाइज ही रहेगी या सेंट्रली रहेगी, यानी ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब क्या जल्पा जी, हमारे देश की जनसंख्या की जो तादाद है वो बहुत ही बड़ी है, यानी ये बात स्वाभाविक है कि ये एक विस्तृत प्रक्रिया है और ये थोड़ी लंबी चलेगी। और सरकार की ओर से जो कदम लिए गए जाने होंगे वो सभी लिए जाएंगे। डेटा की सुरक्षा के लिए तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा जनगणना के लिए। जो सभी स्टेप वाइज जो भी स्टेप लेने चाहिए होंगे वो सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवश्य रूप से लेने वाली है। अशोक जी ने अभी बात की कि अभी कल्प जी, तकनीक की जब बात आती है तो शायद कुछ गांव ऐसे भी है जहां पर आज भी इंटरनेट नहीं है, यानी ऑनलाइन तो वो लगता नहीं हो पाएगा। सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो हमारे काफी ज्यादातर सभी गांव में ई सेवा सेतु की सुविधा भी आ चुकी है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी ग्राम पंचायत स्टेट वाइज में सौंपा जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से वो भाजपा, कांग्रेस या और पार्टी नजर ना आए कि नहीं ये पार्टी ने ये मतों की गिनती के हिसाब से ये डेटा दिया है, हमें विश्वास नहीं है, या फिर ये गलत दिखाया है, ऐसा ना हो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं मतगणना की भी अगर बात करें उसमें भी विवाद होते हैं, हर स्टेट लेवल पे अलग अलग, सेंट्रल में अगर सत्ता की पक्ष कोई अलग है और स्टेट लेवल पर अलग है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर के जो विवाद है वो जनता पर भारी पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ऐसा भी ना हो। जल्पा, जो भी प्रक्रिया रहेगी वो संपूर्ण रूप से पारदर्शी और प्रामाणिकता के साथ की जाएगी।
कोई भी इस पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये देश की जनगणना का विषय है, यानी इसमें कोई राजनीति की बात भी नहीं होनी चाहिए। सरकार जो भी करेगी संपूर्णतः पारदर्शिता से करेगी। अशोक जी की बात पे मैं आखिर में टिप्पणी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आज देश में लोकशाही खतरे में है, प्रधानमंत्री के कारण लोकशाही खतरे में है। अरे देश तो 2014 से पहले कांग्रेस के शासन में खतरे में था और देश की जनता को सही समय पर नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व मिला और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस को जब से दरकिनार किया है वो नरेंद्र भाई को नीचा दिखाने के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। ऐसी कोई गाली नहीं होगी डिक्शनरी में जो इन्होंने नरेंद्र भाई के लिए उपयोग नहीं की होगी। तो वो बोलते हैं कि नरेंद्र भाई के कारण देश खतरे में है, तो नरेंद्र भाई के कारण तो इस देश में सुरक्षा है। प्रशांत जी की बात पे मैं आखिर में कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ जो दूसरे पैरामीटर्स भी है वो भी महत्वपूर्ण है और उतना ही हमारे जो मूलभूत हमारे मुद्दे हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आज हम देश में देख रहे हैं कि तालिबान में, अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है। क्या बात है? हम भारत की जनगणना की बात कर रहे हैं, तालिबान आ गया। नहीं, बहुत बखूबी। जी, बोलिए। जनगणना कर ही रहे हैं, वहां से भी कुछ शरणार्थी आएंगे, फिर तो करनी ही होगी। जी कल्प जी, तालिबान आइए, बोलिए। बस मुझे बोलने दीजिए। देश के अंदर विकास के साथ साथ देश की संस्कृति, देश के मूलभूत ढांचे, देश का सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना उतना ही आवश्यक है कि जितना विकास अर्थव्यवस्था के कामों की आवश्यकता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि मोदी जी देख लेंगे अर्थतंत्र को क्या लाभ होता है कि हम विकास भी पाएंगे और सुरक्षा भी पाएंगे। मोदी के शासन में विकास, सुरक्षा, सलामती, सामाजिक सौहार्द सब देशवासियों को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। ठीक है, वो तो हर प्रधानमंत्री का दायित्व भी होता है, क्योंकि देश नहीं झुकने देना। अशोक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे। कभी भी नरेंद्र मोदी जी देश को नहीं झुकने देंगे। जी अशोक जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर ये जनगणना जैसे कि तय भी होता है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है या उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, मान लो कि पूरे देश में हम जाति आधारित भी अगर जनगणना करते हैं तो क्या रहेगा? सेंट्रल से रहेगा या स्टेट वाइज रहेगा? और उसमें क्या भरोसा कि दो पार्टियां भिड़ेगी नहीं? मतलब मुद्दा वहीं पे आता है, सटीकता पर। नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना काफी प्रश्नों को जन्म देगी और ऐसे सवाल होंगे जो कुछ हद तक नकारात्मक होंगे, कुछ सकारात्मक होंगे। अब राजनीतिक दल इस जनगणना को किस स्वरूप में ग्रहण करते हैं, उसका वो अपने स्वहित में उसका उपयोग करते हैं या राष्ट्रहित में उपयोग करते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जातिगत जनगणना के पीछे जो सही में लक्ष्यांक है वो है आरक्षण का, कि कौन सी जाति को आरक्षण देना है तो कितना आरक्षण देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे बिहार है, तो बिहार में दलितों की संख्या क्या है, आदिवासियों की संख्या क्या है, बाकी और जातियों की संख्या क्या है, वो तमाम तय करने के बाद में जिसको आरक्षण देना है वो ओबीसी के अंदर जो आते हैं उनको आरक्षण देने की बात राज्य भी कर सकता है और साथ में केंद्र भी कर सकता है। यानी कि जो फाइनेंस का क्राइटेरिया भी आएगा उस हिसाब से कुछ जातियां बाहर भी होगी, अगर उनकी इनकम ज्यादातर आई, एवरेज निकाली गई, ज्यादा आई तो मतलब सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, मतलब मतगणना में तो हर चीज की गिनती होगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जातियों में जिसके ज्यादा इनकम है, ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, लेकिन जिसकी इनकम उसके हिसाब से है। लेकिन जैसा भी बता रहे थे हमारे गढ़वी साहब, फिर तो जाति का प्रश्न ही नहीं आया, फिर तो हर जाति के लिए यही होगा कि जिसकी इनकम कम है या जो अभी भी मतलब पिछड़े नहीं जाति के नहीं है लेकिन फिर भी पिछड़े जैसा जीवन शैली है उनका, तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। यानी बात तो उसी पे आ गई कि जाति की क्या जरूरत है। हाँ, वो जो ईडब्ल्यूएस की बात जो है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात है, उसमें ये चीज ही आती है, जो इकोनॉमिकल वीकर है चाहे कोई भी हो उनको मिलना चाहिए आरक्षण का फायदा। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि ये एक गाजर की तरह लटकाया हुआ एक ऐसा सवाल है कि अल्टीमेटली से आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, आरक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सरकारी पब्लिक सेक्टर के तमाम कारखाने बंद हो जाएंगे, हर चीज का खानगीकरण हो जाएगा। फिर कहां मिलेगा आरक्षण, कैसे मिलेगा? और सरकारी नौकरियां भी कम होती चली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और आउटसोर्सिंग, इसमें आरक्षण तो होता ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कोई भी जा सकता है, आउटसोर्सिंग किसी से भी करा सकते हैं, तो ये आरक्षण मूलभूत रूप से खत्म हो जाएगा। अब सवाल आखिर में मैं यही आपके सामने रखना चाहता हूं कि विकास का जहां तक बात है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र विकास 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 का ऐसा नारा जपते हैं कि रात को सोते समय और दिन को उठने के बाद में, लेकिन विकास कहाँ है, इसका मापदंड कहाँ है, पैरामीटर कहाँ है विकास का? सिर्फ बोलने से विकास हो जाता है? हमारे भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आप जाकर देखिए जरा, नहीं आप इतना मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मेरी इतनी बात का जवाब दीजिएगा, मेरी बात का आप इतना जवाब दीजिएगा।
सिंपल तरीके से हो या जाति के हिसाब से हो, कहीं ना कहीं ये जो विवाद यहाँ पर भी नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं वहां पर भी नजर ना आए और इसका भोग शायद जनता बन जाए। फिर पता चले कि जो डेटा आया है वो तो शायद कुछ राजनीतिक प्रभाव से आया है, बस डर इसी का है। मैं यही मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी जिसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं था, कांग्रेस की कम सीटें थी, लेकिन सभी दलों ने मिलकर गठबंधन बना के यूनाइटेड पीपल्स अलायंस बनाया था और उसके द्वारा यह सरकार चल रही थी। इस 10 साल के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो विकास और प्रगति हुई उसमें गरीबी की रेखा से रहने वाले 15 करोड़ लोग कितना हुआ है, प्रगति कितनी हुई है, ये तो ये डेटा अगर प्रॉपर तरीके से आता है तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि प्रश्न ये रहेगा कि कितनी जाति बाहर आती है कैटेगरी में से, कि उनका जीवन शैली का जो दर है वो बढ़ गया है, वो देखना रहेगा, यानी डेटा ही तय करेगा। लेकिन सटीकता कितनी, ये तो प्रश्न बरकरार ही रहेगा। गरीबी की रेखा से नीचे लोग गए हैं कि ऊपर आए हैं? गरीबी की रेखा से 15 करोड़ लोगों को ऊपर लाने का काम मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। नरेंद्र मोदी साहब की 7 साल की सरकार में 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। यह है विकास का मापदंड। भारतीय जनता पार्टी वाले सोचे, विचार करें। बोलने से विकास नहीं होता है, विकास नीचे लोगों का होता है, मुट्ठी भर लोगों का, उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों के पास की तो बात आती नहीं है, बात आती है ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन पर ही बात आती है, एजुकेशन पर बात आती है, बात जीवन शैली पर आती है। जी जी ठीक है, विकास की बात, ठीक है, विकास की बात नहीं करनी, विकास की बात नहीं करनी, देश का विकास ही अभी भी हम जातीय जनगणना के बारे में सोच रहे हैं, उसी पे से पता चल जाता है, उसी पे से ही पता चल जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहां से हम बात ना करें तो अच्छा 6 लाख की होगा। प्रॉपर्टी कहां से आई मुझे बताओ, किसने बनाई थी? ठीक है 70 साल के हिंदुस्तान के लोगों की मेहनत की कमाई आप बेच रहे हो। ठीक है, देश का विकास तो, देश हमारा कितने इतने सालों में आधुनिक हो गया या कितने हम आगे बढ़ गए, ये जातीय जनगणना की जो बात उठी है और पॉलिटिकली भी पार्टियां जो बात कर रही है उसके निवेदन से ही पता चल जाता है। समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि राष्ट्रवाद या जातिवाद, बिहार से उठी हुई मांग कि जाति आधारित जनगणना की जाए। अब हमने देखा था कि ओबीसी बिल था, चाहे संसद में कितना भी हंगामा हुआ हो, लेकिन उसमें सम्मति दिखी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अब जातीय जनगणना की जब तक बात है, अगर मान लेते हैं कि जाति के हिसाब से जनगणना की जाती है, तो क्या प्रांतवाद, समाजवाद, जातिवाद को उकसावा नहीं मिलेगा? क्या लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रक्रिया पार हो जाएगी? इसका मापदंड क्या सही में बिना विवाद के बना रहेगा? सबसे पहले सरकार को सोचना होगा कि पिछली बार भी जब प्रयास किया था तब तकनीक की खामी क्या आ गई थी। कुछ सामाजिक कंडीशन, कुछ भौगोलिक परिस्थिति की हम बात कर ले। सबसे बड़ी बात यही है कि शायद आधुनिक युग की बात होती है, लेकिन फिर भी अभी भी हम जातिवाद में ही पड़े। बात यह नहीं होती कि हम ओवरऑल सबको एक उस पे करके उनको मापे, यानी कि जांचे कि किसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी कम है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, कुपोषण की क्या है, लेकिन बीच में वर्ड आ जाता है जाति, जाति आधारित जनगणना। क्या राजनीति फायदे के लिए ही ये लाया जा रहा है, ताकि पता चले कि किस स्टेट में कितनी जाति के लोग ज्यादा है, कितने लोगों को सिर्फ संभालना होगा, तो जो थोड़ा बहुत वर्ग ले जाता है अगर वो कहीं और भी मत डाल दे तो चलेगा? क्या अभी भी जरूरी है कि जो पिछड़े जाति का है उनकी इनकम पिछड़ी ही होगी? क्या जरूरी है कोई समृद्ध जाति का है तो उसके पास उतने पैसे होंगे? ऐसा नहीं है, नए सिरे से सोचने की जरूरत है, बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। और सटीकता क्या वो भी देखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो राजनीति प्रेरित अगर भूल से भी आंक आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिसगाइड कर दे और देश के विकास में बाधा बन जाए। क्योंकि यहां पर जाति नहीं, यहां पर देश को यानी राष्ट्र को पहले प्राथमिकता देनी होगी। राष्ट्रवाद करने का वक्त आ ही चुका है, वो भी राजनीति के तौर पर नहीं, सही मायने में।
तो जो भी डिसीजन हो सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि यही तय करेंगे देश का विकास कितना है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।